चलो देखो बेटा जल्दी से, कॉपर वायर कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। चलो करंट कितना दिया हुआ, I is equals to your 4 ampere. Current is given as of a 4 ampere and given area of a cross section. Area दिया रखा है 1 mm square. And each copper atom contributes one free electron. And find out the drift velocity. Find out the drift velocity. V drift velocity कितना है पूछ रहा है basically. ठीक है ना, इसके लिए अपने को फॉर्मूला है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, याद रख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कभी भी डेंसिटी और वेट में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट में दे रखा है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माई डिवाइडेड बाय रो ना, रो अवोगाड्रो नंबर बेटा, Na रो ना 5 FAE 5, ठीक है। F is nothing but what beta? Free electrons. F is nothing but what? Free electrons, not frequency. A is area. A is your area. E is your charge. Na is Avogadro number. M is your molecular weight. Rho is your density. I is your current. ये इसका shortcut formula बन जाएगा बेटा. Drift velocity is equals to your my divided by rho na 5. याद रहेगा? याद रहेगा? Yes, sir. चलो, so what is the drift velocity in terms of molecular weight and in terms of free electron density and density? Rho na drift velocity Vd is equals to my divided by rho na 5. m क्या है बेटा, molecular weight दे रखा है कितना, देखो 63, तो ये हो गया 63 ग्राम्स में दे रखा है, कन्वर्ट कर लो 63 into 10 to the power of -3 into करंट कितना दे रखा है 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दे रखा है, देखो 900 kg पर मीटर क्यूब, उसको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन इन द सेम यूनिट, तो हो गया 9000। अवोगाड्रो नंबर को आप ले लो 6 into 10 to the power of कितना बेटा, अवोगाड्रो नंबर 6 into 10 to the power of 23 into फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, F क्या है मतलब यहाँ पर बेटा, F is nothing but of your free electron density, कितना है F value given how much for me 1, so it is nothing but of your free electron density is given for me how much, contribute 1 free electron, isn't it? So 1 free electron part affiliation, तो कितना है मेरे पास ये 1, ठीक है, this is your 1 into area कितना है 1 mm square, 1 mm को सिंप्लीफाई करो, this will become for me 10 to the power of -6 meters, तो ये हो गया 10 to the power of -6 into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 to the power of -19, बस अब इसको कैलकुलेशन कर दो जल्दी से, कितना आ रहा है देखो, ये कितने में जाएगा, कुछ याद देखो, बेसिकली 1.6 है ये बेसिकली, तो ये हो जाएगा 9000 में से अगर मैं पावर निकाल रहा हूँ तो पहले मैं पावर्स को सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा मेरे पास 63 into your 4 into 10 to the power of -3 डिवाइडेड बाय ये हो गया 9 into 6 into 1.6 into 10 to the power of -19 10 to the power of -6 कितना हुआ, कितना हुआ 10 to the power of -19 10 to the power of -6 कितना हुआ 10 to the power of -25 कितना -25 -25 यहाँ पर 23 है, इसको निकाल दो, -2 कितना आ रहा 10 to the power of -2 -2 2 की +2 -2 -2 sir, yes sir, -2 into the power of -2, तो किसमें जा रहा है देखो, कुछ जा रहा है क्या, ये 4 1 ये हो गया 0.4 टाइम्स, ठीक है ना, 4 1 4 4 16, ये 1.6 है तो 0.4 बन जाएगा, है कि नहीं,
Yes. इससे 63 और 9 में जाएगा, 9 1 जा 9 7 जा, ठीक है। सो ये बना कितना मेरे पास 7 6 into your 0.4 into 0.4 हो गया, तो पावर देख लो कितना आ रहा है, 10 to the power of 5. 10 to the power of यहाँ पर और एक पावर भी है ना बेटा, ये 1000 है 9000 है ना, तो इसका हम लोग ने नहीं लिया, तो कितना हो जाएगा 10 to the power of, सॉरी ये -2 नहीं आएगा, ये 10 to the power of, यहाँ पर 3 भी है ना बेटा, 10 to the power of 23, 10 to the power of 3, 23 24 25 26, 26 में से यहाँ पर कितना जा रहा है 25, यानी ये बन जाएगा 10 to the power of, ये कितना One. बनेगा 10 power 1. 10 पावर 1, 10 हो गया ये, तो 10 ऊपर चले जाए, तो 10 ऊपर चले जाएगा तो 10 to the power -4, क्लियर है। Yes, sir. और कैलकुलेशन कर लो, ये मुझे ही करना है आप लोग के लिए, कितना बन जाएगा ये 26 into 10 power minus 3. 0.4 मतलब कितना हो गया 4/10, ये हो जाएगा 70, 0.25 into 10 power minus 3. तो ये बन जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 6 इंटू योर 2, लिख सकता हूँ क्या, देखो ये 0.4 है ना बेटा, 4/10 यानी 70/4, 70/4 मतलब 35 डिवाइडेड बाय 2, तो 35 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ -4, तो ये हो गया 35 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड। से आगे भी अगर मैं कुछ ऑप्शंस दिया रखा था वो रख लो, दैट विल गिव मी द आंसर, क्लियर है, आ गया समझ में। Yes, sir. कैलकुलेशन आप लोग को Yes. करना है, इतना टाइम तो मैंने लगा दिया यहाँ पर बेकार सा, आप लोग का कैलकुलेशन वो आप लोग करना चाहिए था बेसिकली, बट स्टिल ठीक है, चलो फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो आज का टॉपिक चलते हैं, बेसिकली जल्दी से लिख लो। सो टुडेज टॉपिक, व्हाट इज द डेट टुडे, 10 ना, सो इट इज 10/03/2021। तो आज का टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। आज का टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलने के साथ ही अपने को क्या याद आएगा बेटा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ योर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। Yes, sir. चलो Yes. रो किस किस पे बनता है, R इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो चार मीनार, एक गोलकुंडा और एक पोल सिटी, ठीक है ना। किस किस पे डिपेंड करेगा, एक मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और एक का इसका डायमेंशंस में भी डिपेंड करेगा। R will depend upon the material of the wire, R will depend upon the temperature, and R will also depend upon the dimensions of the given relation. So V is equal to IR है, तो V is directly proportional to current. So अगर मैं metallic conductors के लिए बात करूं, for metallic conductors, for your metallic conductors, V is proportional to I. तो इसका अगर मैं ग्राफ लिख रहा हूं, ग्राफ ऑफ योर V एंड I, क्या बनेगा बेटा, that will be a straight line, याद है, it will be a straight line passing from Origin. Origin. So slope of your VI graph क्या देगा, slope of your Potential. voltage versus your current, VI graph gives, sorry, तो ये क्या देगा, VI graph gives क्या देगा, resistance, Resistance. it will give us the resistance, ये important है बेटा। So slope कैसे लिखते हैं, किसी की याद है, slope is represented by m is nothing but equal to tan theta Delta Y by delta X. equals to R, yeah, delta y by your delta x,
dy by your dx पार्ट डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, देखो जल्दी से। पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ, V वर्सेस I का ग्राफ क्या हो जाएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम एन ओरिजिन इस तरह से, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर tan थीटा, ठीक है ना। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू V by I, V इज ऑन y एक्सिस एंड एन x एक्सिस I है, तो ये देगा मुझे कैपिटल R, ठीक है ना। Slope of your VI graph will give me tan theta. Slope of your VI graph will give me your tan theta per definition. मान के चलो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, यहाँ पर ऐसा कुछ दे रखा है प्रॉब्लम में आपको, ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया करंट। तो इसमें मैंने आपको दो ग्राफ दे रखे हैं इस तरह से, मान के चलो एक टेम्परेचर T1 पे है और ये टेम्परेचर T2 पे है, और ये एंगल बना रहा है मान के चलो θ2 और ये बना रहा है एंगल θ1। तो ये है फर्स्ट ग्राफ और ये है सेकंड ग्राफ, ठीक है ना। तो कौन सा स्लोप ज्यादा होगा बेटा यहाँ पर, ऑब्वियसली tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। देखो ग्राफ में θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 विल बी ग्रेटर देन R2, दैट मींस टेम्परेचर T1 विल बी ग्रेटर देन ऑफ योर T2, ठीक है ना। Yes. चलो ठीक है, Yes, sir. और एक स्टार मार्क डाल के जल्दी से लिखो इसको। स्लोप ऑफ I वर्सेस V ग्राफ क्या देगा बेटा, स्लोप ऑफ योर I वर्सेस ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स मी व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 by R, tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 by R पार्ट डेफिनेशन। अगर मैं इसका ग्राफ लिख रहा हूँ बेसिकली, मान के चलो I वर्सेस यूर, इसका ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ पर हो गया करंट और यहाँ पर हो गया पोटेंशियल, ठीक है ना। और इसमें मैंने 2 वैल्यूज ले लिए ऐसे, तो मान के चलो ये एक टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, इसका रेसिस्टेंस है R1 और इस वायर का रेसिस्टेंस है R2, और इसकी एंगल यहाँ से यहाँ तक है θ1 और इसकी एंगल यहाँ से यहाँ तक है θ2, ठीक है ना। तो अब बताओ स्लोप क्या देगा इसका, स्लोप विल बी इक्वल टू, और हाउ मच फॉर दिस वन, तो इसका यहाँ पर स्लोप आएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू योर कितना बेटा, 1 by R। तो ऑब्वियसली R1 इज लेसर देन R2, R2. T1 विल बी लेसर, T1 will be 72. क्लियर है। Yes. चलो वेरी गुड। Next one, for non-ohmic graphs. Non-ohmic means which doesn't obey your Ohm's law, which doesn't obey your Ohm's law. First one के लिए मान के चलो टेट्रोड वॉल्व, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा वाला ग्राफ है बेटा, याद रख लो, इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रख लो। अगर ये करंट वर्सेस पोटेंशियल है, इसका ग्राफ होता है समथिंग लाइक दिस, यहाँ से स्ट्रेट में जाता है, थोड़ा इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फिर ऐसा चले जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है बेसिकली, यहाँ पर देखो टेट्रोड पे ये हो गया 0.1, ये हो गया, उसके बाद एक स्लोप जहाँ पर इसका करंट ऑलमोस्ट ऑल ऐसा हो गया, ये हो गया 0.2 और ये हो गया 0.3, isn't it? तो ये हो गया करंट वर्सेस योर I वर्सेस V का ग्राफ, I वर्सेस योर V का ग्राफ। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, देन थोड़ी देर के लिए करंट कांस्टेंट बनेगा, फिर डिक्रीज होगा, टेट्रोड की यही खासियत है। तो यहाँ पर देखो 0 से लेके थोड़ी देर तक इंक्रीज होगा, 1 पे इंक्रीज होगा, 2 पे करंट कांस्टेंट होगा लेकिन 0 नहीं होगा, देन फिर वहां से करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मैं tan थीटा लिखूं, तो tan θ1 विल बी इक्वल टू योर 1 by योर R1, और इसके लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है यहाँ पर तो करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? Yes. ये किसके लिए, ये Yes, sir. ये ग्राफ कहाँ तक के लिए, इस 1 के लिए ही है,
इस वन के लिए। अब थीटा 2 के लिए बताओ, सेकेंड ग्राफ के लिए, सेकेंड ग्राफ के लिए ये हो गया, ये बी। अब देखो tan थीटा 2 Constant. इक्वल टू 1/r2। 1/r2 में यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू योर पोटेंशियल, तो ये बनेगा कितना, 0, यानी रेजिस्टेंस बनेगी कितनी, इंफिनिटी। बट करंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। रेजिस्टेंस अपना इंफिनिटी बन रहा है, बट करंट यहाँ पर 0 नहीं हो रहा, I इज नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से रख लो, 1 2 और ग्राफ के लिए, थीटा 1 के लिए जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है करंट भी बढ़ रहा है, 2 ग्राफ के लिए R2 0 है तो R इंफिनिटी हो गया, तो करंट भी 0 नहीं होगा और पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो थर्ड वन के लिए बताओ जल्दी से, tan थीटा 3 थर्ड स्लोप के लिए दैट इज इक्वल्स टू 1/r3। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी पोटेंशियल जैसा जैसा बढ़ा करंट वैसा वैसा डिक्रीज हुआ। ये हो गया पेक्यूलरिटी ऑफ योर टेट्रोड। टेट्रोड वाल्व के लिए 1 2 3 का ग्राफ याद रखना है। 1 के लिए स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो करंट इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव। सेकंड के लिए स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, तो रेजिस्टेंस हो गया 10, स्लोप हो गया 0, तो रेजिस्टेंस हो गया इंफिनिटी, करंट 0 नहीं होगा और पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा। थर्ड ग्राफ के लिए देखो ऊपर से जाके फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया नेगेटिव, पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट वहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो Yes, sir. Yes, sir. कोड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आप लोग को सेमीकंडक्टर्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। ये हो गया डायोड का ग्राफ। अगर इफ आई एम ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन योर पोटेंशियल वर्सेस योर करंट, पोटेंशियल वर्सेस योर करंट, सो डायोड के लिए ग्राफ कैसा आता है बेटा, तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आएगा तो ऐसा बढ़ेगा, फिर ऐसा बढ़ेगा, फिर ऐसा हो गया ऐसा आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ तक इंक्रीज हुआ इस तरफ से, फिर यहाँ से ये कांस्टेंट हो गया इस तरह से, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ होगा, ज्यादा कुछ पेक्युलरिटी नहीं है इसमें, तो आप एज इट इज याद रख सकते हो। थर्ड वन है सेमीकंडक्टर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ से बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली छोड़ जाते हैं। अगर कल के दिन ग्राफ का क्वेश्चन आ गया तो सीधा सीधा फंस जाओगे। तो पूरे ग्राफ मैं आपके रिवीजन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ रहा हूँ मैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी नोट्स मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उतना अगर रिवाइज कर लो तो बहुत ज्यादा मोर देन इनफ हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ इस तरह से होगा राइट नाउ। तो ये हो गया करंट वर्सेस योर पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप स्लोप ड्रॉ कर लो उसके हिसाब से आप इसका ग्राफ निकाल सकते हो इसके, ठीक है। चलो, और फोर्थ वन हो गया ग्राफ फॉर योर टॉर्च बल्ब, बल्ब्स के लिए, ठीक है। सो बल्ब्स के लिए देखो, इफ आई एम ड्राइंग ए ग्राफ राइट नाउ फॉर दिस वन, दिस इज योर करंट वर्सेस योर पोटेंशियल का ग्राफ है। करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, कहीं यहाँ से स्टार्ट होता है, या ऐसा गया, ठीक है ना। सो इस पे आप स्लोप्स लगा लो और उसके हिसाब से आप करते चले जाओ प्रॉब्लम। यहाँ पर एक स्लोप हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर स्लोप हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्लोप हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्लोप हो जाएगा, उस तरह से आप निकालते हुए जा सकते हैं इसके, ठीक है। सो दिस आर द सम ऑफ द बेसिक ग्राफ्स व्हिच यू शुड हैव ए बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू योर ओमिक ग्राफ्स एंड नॉन ओमिक ग्राफ्स। इसमें टेट्रोड का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो टेट्रोड का ग्राफ थोड़ा अच्छी तरह से याद रख लो। डायोड और सेमीकंडक्टर्स का भी अच्छा है, और टॉर्च बल्ब का तो जनरल ग्राफ है। बस यही याद रख लो कि वो ग्राफ स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से नहीं होगा, विथ फ्रॉम ऑरिजिन नहीं होगा। तो बस इतना थोड़ा सा याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। चलो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, और बहुत टाइम लग जा रहा है बेटा ये रिवीजन में भी। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपना करंट डेंसिटी। याद है किसी को करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रख लो। किसी को याद है करंट का फॉर्मूला? करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसके लिए डायरेक्शन रहेगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर एन कैप, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, isn't it? n cap क्या है यहाँ पर बेटा? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। n cap is nothing but your unit vector. It is a unit vector in direction of, in the direction of your field, in the direction of your field, यानी जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन रहेगा बेसिकली।
तो मान के चलो मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ले रहा हूँ इस तरह से, ये हो गया मेरा कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर में दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यहाँ पर मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, सो इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू योर नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, दिस इज योर ई बार, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर एल। यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया V, तो उसके लिए करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, देख लो एक बार बता दो। J इज इक्वल्स टू बनेगा I डिवाइडेड बाई A, दिस कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू V बाई R, तो ये बनेगा V बाई R इंटू योर A, and this can also be written as of your V divided by R is equals to how much बेटा, rho into L divided by your area into your area। तो ये एरिया और ये एरिया कैंसिल हो गया, सो दैट इज इक्वल्स टू V by L क्या देगा, किसी को याद है? V by L will give me what? Electrostatic velocity. Potential divided by length will give me what? Electric field। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रो। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ये क्या हो गया, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू I by A भी हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहे हैं तो E by रो हो गया। रो क्या है बेटा? व्हाट इज द रो? स्पेसिफिक Density. रेसिस्टिविटी। Resistivity. ओके, या वेरी गुड। इन कंडक्टर्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कांस्टेंट रहेगा बेटा, करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। इफ E बार इज कांस्टेंट, इफ E बार इज कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, वो वैरी नहीं करेगा। इतना बेसिक नॉलेज आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है। अगर वेरिएबल होता तो क्या होता बताओ कोई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती तो करंट डेंसिटी भी वेरिएबल हो जाता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरिएबल हो जाता। अगर मान के चलो आपके पास कंडक्टर इस तरह का होता, एक ट्रंकेटेड कोन के शेप में होता, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से करंट जा रहा है I एम्पियर। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अगर मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, मान के चलो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज्यादा रहेगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर R पार्ट ऑफ रिलेशन। यानी यहाँ पर करंट अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, सो देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस वन। तो I कांस्टेंट है मेरे पास, I की वैल्यू जो है ना कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, सो दैट इज द रीजन करंट डेंसिटी कामा इलेक्ट्रिक फील्ड कामा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये पूरे क्या हो जाएंगे बेटा? वेरिएबल है, यानी चेंज रहते जाएंगे। तो करंट डेंसिटी चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. yes, sir. इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका कैलकुलेशन। इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसा करते हैं नीट एग्जामिनेशन में। तो लेट अस ट्राई टू डू द कैलकुलेशन ऑफ योर करंट, calculation of your current from your current density, current density। अगर मुझे करंट डेंसिटी, ठीक है ना, तो अब इसको देखो कैसा कर लेते हैं। बेसिकली आप लोग को तो याद होगा ये, फिर भी मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ सो डेट आपका अच्छा खासा एक सेकेंड टाइम रिवीजन भी हो जाए, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मान के चलो J कांस्टेंट है, J मतलब क्या? जॉनी लीवर है कि नहीं? Density. करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो करंट कैसा निकालोगे? I इज इक्वल्स टू J बार डॉट A बार, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर J वेरिएबल है, अगर J वेरिएबल है, यहाँ पर लिख रहा हूँ J इज वेरिएबल, J और वैल्यू कैसा रखा? अगर J वेरिएबल है तो इंटीग्रल कैसे निकालोगे? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर J बार डॉट योर DA बार। आप इंटीग्रेशन का हेल्प लोगे अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है। अगर ग्राफ में निकालना है, कभी कभी ग्राफ दे देता है, तो ग्राफ के अंदर कैसा होता है देख लो बेटा जल्दी से, मैं इसको और एक कलर में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया ये ग्राफ इस तरह से,
तो ये हो गया यहाँ पर करंट डेंसिटी J और यहाँ पर हो गया एरिया। तो इसके अंदर मान के चलो ये कुछ ग्राफ दे रखा है आपको, यहाँ पर इसका इनिशियल एरिया है, ये इसका फाइनल। तो एरिया अंडर दिस वन विल ऑलवेज गिव्स मी व्हाट बेटा, करंट। इतनी बात याद रख लो, एरिया अंडर जे ग्राफ क्या देगा बेटा, जे ग्राफ Current. करंट, इट गिव्स मी व्हाट, करंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट फ्रॉम द करंट डेंसिटी क्या क्या, अगर जे कांस्टेंट है तो I इज इक्वल्स टू जे बार डॉट ए बार ले लो, जे बार डॉट ऑफ योर ए बार ले लोगे, ठीक है ना। अगर करंट वेरिएबल है तो ये रिलेशन यूज कर लोगे। अगर मेरे पास बेसिकली ये कंडीशन है तो जहां पर बेसिकली ग्राफ दे रखा है तो एरिया अंडर दिस ग्राफ विल ऑलवेज गिव्स मी व्हाट बेटा, करंट पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो वेरी गुड, कुछ क्वेश्चंस कर लें इस पे जल्दी जल्दी से। Yes, sir. चलो मान के चलो मैंने आपको एरिया दे दिया, एरिया है मेरे पास मान के चलो 2i कैप प्लस ऑफ योर 3j कैप और यूनिट है इसका मीटर स्क्वायर, और मैंने दे दिया आपको करंट डेंसिटी J बार इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस ऑफ 4j कैप एम्पियर पर योर मीटर स्क्वायर। तो इसका करंट निकालो, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कोई बोलेगा? चलो जल्दी से करके बताओ, वन स्टेप आंसर है, करंट कैसे निकालोगे, I इज इक्वल्स टू J bar dot A bar. डॉट ए बार, J बार डॉट ए बार, J का वैल्यू कितना है 3i कैप माइनस ऑफ 4 इंटू योर J कैप इंटू एरिया, एरिया इज नथिंग बट 2i कैप प्लस ऑफ योर 3j कैप, isn't it? So ये आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3 2 6, i डॉट इंटू i डॉट इज नथिंग बट इक्वल टू 1, ये हो गया 6, 3 4 12, j डॉट इंटू Minus 12. 6 माइनस 12, तो ये कितना बन गया, माइनस Minus 6. एम्पियर। मैग्नीट्यूड पूछा उसने तो आंसर क्या होगा, 6 एम्पियर। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 एम्पियर। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो कभी कभी ग्राफ का कुछ आ जाता है बेटा, मान के चलो मैंने आपको ग्राफ इस तरह से दे दिया, ये हो गया करंट डेंसिटी वर्सेस योर एरिया का ग्राफ, एरिया इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, एरिया इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर पार्ट। तो इसका ग्राफ देखो ऐसा कुछ है, तो ये यहाँ से इस तरह से गया, फिर यहाँ कांस्टेंट हुआ, फिर यहाँ पर इस तरह से आया, तो ये एक हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया इसका वर्टिकल ड्रॉप और यहाँ पर हो गया इसका एक वर्टिकल ड्रॉप। और मान के चलो इसके वैल्यू से यहाँ पर जा रहा हूँ मैं, ये इज इक्वल्स टू 0 है ओरिजिन पे, फिर यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एरिया, फिर यहाँ पर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर सॉरी, और ये हो गया 3 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया A1 A2 A3 दे रखा है, और करंट डेंसिटी इस पॉइंट पे दे रखा है प्रॉब्लम में 20 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलो इसका करंट निकालो जल्दी से, calculate current, I is equals to 0, 60 amperes. ऐसा बेटा क्या बनेगा, एरिया ऑफ, Area under graph. sir. हाँ तो एरिया ऑफ ग्राफ कितना बनेगा, क्या कैसा ग्राफ है ये बताओ पहले, ट्रेपीजियम, Yes, sir. यहाँ से कितना है बेटा, 2 से लेके 1, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये भी कितना हो गया मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर हो गया, 1. ठीक है ना। टोटल कितना है 3, तो एरिया कितना बनेगा बेटा, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स P1 प्लस ऑफ योर P2 इंटू योर हाइट h। अब बताओ, तो एरिया इज इक्वल टू कितना बना, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कहाँ पर है बेटा, एक पैरेलल साइड है कितना 3 मेरे plus पास 1. 1, एक हो गया पैरेलल साइड 1 और एक पूरा पैरेलल साइड इतना है, ये कितना है पूरा वैल्यू 3, सो इट इज 1 प्लस 3, ठीक है ना। ये और एक पैरेलल साइड है ये पूरा, तो ये हो गया 1 प्लस 3 इंटू हाइट, हाइट कितना है 20,
तो ये कितना बन गया, हाफ इंटू 4 इंटू 20, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो बना कितना 40 एम्पियर। 40 amperes. ठीक है, Yes, sir. तो वैसे वाले क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, वो हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में और इस पे जब करेंगे ना, तो जब वहां पर आप कर लोगे। अभी तो ये पूरा थियरी चल रहा है, इसके बाद हम लोग इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। उसके बाद थोड़े और एडवांस लेवल में थोड़े अच्छे बहुत क्वेश्चंस करेंगे, वो भी 45 पूरे 90 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा, आज का नेक्स्ट टॉपिक है। टाइम है, कितना टाइम बचा अपने पास? 8 minutes. वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस, वेरिएशन। हाँ बेटा, तो ये जो आप टेस्ट लेने वाले हैं वो टॉपिक्स में होगा या फिर चैप्टर में? चैप्टर में होगा बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया हूँ। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स वगैरह का है, तो वो 15 से रोज एक पेपर में भेजा करूंगा। जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं आराम से। अगर आप लोग को डॉक्टर बनना है, नहीं आपके पास टाइम नहीं है, आप हैदराबाद के कलेक्टर्स हो, तो मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एज ए सॉर्ट ऑफ एन हेल्प मैं तो अपनी तरफ से पेपर भेज रहा हूँ, तो टाइम निकाल के एक आधा घंटा में करने की कोशिश कर लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, आपको कोई पता चलेगा कि कितना मेरा रिकलेक्ट हो रहा है नॉलेज पर्टिकुलर टॉपिक में। तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी देख लो कि कौन से लेवल पे है, फिर उसको क्या करना है, शॉर्टन करना है नहीं करना है, ये आप लोग के हाथ में है। वैसे तो मैं छोटे छोटे चैप्टर्स करा ही रहा हूँ बेसिकली डिटेल में, तो बाकी क्या तो आपकी मर्जी। तो जितनी मेरे से मदद हो सकती है, जितनी मेरे से मेहनत हो सकती है, वो तो पूरा पूरा कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम माई कॉलेज, मैं कॉलेज को जाता हूँ सुबह में 6:30 बजे से, और रात में आता हूँ मैं 8 बजे। कंटिन्यूस क्लासेस होते हैं मुझे, फिर भी मैं आप लोग के लिए इतना टाइम निकाल रहा हूँ। तो होप सो सी हाउ मच वर्क आई एम डूइंग इट आउट। ठीक है, पेपर तो मैं भेजूंगा बेटा, लिखना है नहीं लिखना है आप लोग की मर्जी है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो और भी अच्छी बात है। इट डजंट मेक एनी मच डिफरेंस। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, एक बार पेपर डालने से पहले हम लोग को इन्फॉर्म कर दो सर, कौन से चैप्टर के ऊपर डाल रहे हैं, हम लोग पढ़ लेते डाल हैं। दिया ना बेटा, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एक्सक्लूसिवली फर्स्ट चैप्टर से एज पर एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करेंगे, हमारा तो ऐसी ही टीचिंग चलते रहेगा। लेकिन वो एग्जाम आप लोग ऑलरेडी कॉलेज में एक बार पढ़ चुके होंगे, तो वैसे वाले बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन हो चुका है, वैसे वाले बच्चों के लिए एडेड एडवांटेज होगा। जो अभी अभी पढ़ रहे हैं तो वो मेरी क्लास फॉलो अप कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप वो टॉपिक जब आएगा तो वो टॉपिक लिख लो। जब जैसे सेमीकंडक्टर से काइनेमेटिक्स वगैरह हम लोग ने खत्म किया, तो वैसे वाले टॉपिक्स आप लोग लिख सकते हो। बेसिकली जो टॉपिक्स आप लोग नहीं हुआ, मेरे पास नहीं, इससे पहले कहीं पर भी नहीं पढ़े, तो आप लोग लाइट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी अगर आप लोग कॉलेज में, बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका ऑलरेडी एक बार रिवीजन हो चुका है, सेकंड टाइम रिवीजन हो रहा है, तो वैसे वाले बच्चे एक आधा घंटा 40 मिनट्स का टाइम निकाल के एग्जाम लिख सकते हैं, और दे कैन सी व्हाट वेयर दे आर स्टैंडिंग इन दैट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, Yes. चलो वेरी गुड। चलो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर देख लेते हैं बेटा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, इसमें हो जाएगा रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है किसी को? R इज इक्वल्स टू, इट मींस R at T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स R naught into 1 plus alpha into temperature difference, T minus of your T naught। याद आया किसी को? T naught Yes, sir. लोग बेस टेम्परेचर बोलते हैं, जहां से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं उसको हम लोग बेस टेम्परेचर बोलते हैं, या टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं। R नॉट को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस एट बेस, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस एट बेस टेम्परेचर, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अल्फा को क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। और इसको क्या बोल सकते हैं? रेसिस्टिविटी। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, यूनिट क्या हो जाएगी? 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड, 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड। और कैपिटल T क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मेरा एक जनरल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में मुझे हमें मापना है। और कैपिटल R भी हो जाएगा रेसिस्टेंस एट, ये हो गया रेसिस्टेंस एट योर टेम्परेचर, कोई भी जनरल टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट कैपिटल T। ठीक है, चलो। तो R हो गया मेरे पास R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T।
ठीक है, Yes, sir. चलो अब इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बेटा ये वाला अल्फा वैल्यू जो है ना इट विल बिकम फॉर मी पॉजिटिव। किसके लिए बेटा? कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के लिए अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ा। ठीक है, Yes, sir. इसी तरह से अल्फा वैल्यू इज नेगेटिव किसके लिए? Insulators. कंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा वैल्यू नेगेटिव है, अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है कंडक्टर्स के लिए और अल्फा वैल्यू नेगेटिव है किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। इसका जैसे जैसा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका रेसिस्टेंस वैसा वैसा बढ़े कम होगा। मैंने आपको ये पॉइंट सेमीकंडक्टर्स में भी स्टार्टिंग में बताया था। चलो थर्ड पॉइंट लिख लो इसमें, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 किसके लिए? अलॉयज के लिए। अलॉयज मतलब क्या बेटा, किसी को याद है? अलॉयज Mixture of metals. मिक्सचर ऑफ Combination of metals. योर मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए कैप्लार क्या हो जाएगा? कैप्लार पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेसिस्टेंस फॉर द अलॉयज। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो आज लोग जरा आप मेहरबानी करके थोड़ा एनसीईआरटी से इस ग्राफ्स को एक बार पढ़ लीजिए और ये टॉपिक्स को आप लोग खत्म कर लीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी से ले लो। कहाँ से पढ़ाया था मैंने आज? यहाँ से कहीं से कहाँ किया था? अच्छा ग्राफ किया हम लोग ने बहुत सारा आज। चलो ये कल का क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन बता